सेक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग आज भी एक हेजिटेशन जो है लोगों के मन में होती है। टाइमिंग इशू ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक शादी में एंटर किए हो या लिव इन रिलेशनशिप में एंटर किया है, सेक्स वर्ड भी बोल दो तो भी एक नजर उठ जाती है, एक हो जाता है ये इसने क्या बोल दिया। जिस तरीके से हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उसके लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, सिमिलर एंड पे पेनाइल ब्लॉकेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। और इंटीमेसी की अगर हम एज की बात करें तो इंटीमेसी की कोई एज नहीं है। जो अडल्टरेटेड खाना हम खा रहे हैं, जो पाम ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार एक ऑर्डर कर करके, इजी फूड जो ले रहे हैं, सो एवरीथिंग हैज इट्स इफेक्ट। साइकोसेक्सुअल विभाग में 50% चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सेक्स, ऑर्गेज्म, मास्टरबेशन, कंसीव करना, सेटिस्फैक्शन, ये कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं। आखिर क्यों? सबके मन में यह भी सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सेक्सोलॉजिस्ट संकल्प जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो आज हम संकल्प जी से बात करने वाले हैं कि सेक्स जो है वो एक टैबू सब्जेक्ट क्यों है। जरूरत होती है सबको, लेकिन लोग डरते हैं, लोग सहमते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं। संकल्प जी, सवाल सबसे पहला यही है कि सेक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग आज भी एक हेजिटेशन जो है लोगों के मन में होती है, वो कैसे दूर हो पाएगी? सो बेसिकली अगर मैं इसको स्टार्ट करूं ना, सेक्स एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो हर एक मेल फीमेल हर शादी के बाद में लोग शेयर करते हैं। इनफैक्ट इस स्टूडियो में भी अगर जितने लोग बैठे होंगे ना, वो सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन उस चीज पे अगर आप सेक्स वर्ड भी बोल दो तो भी एक नजर उठ जाती है, एक हो जाता है ये इसने क्या बोल दिया, या फिर तो इस चीज को अगर हम प्रॉपरली अगर बताएं ना, तो ये हमारी बुनियादी जो हमारी सेक्स एजुकेशन वाला पार्ट है जो बच्चों को होना चाहिए, वो नहीं है हमारा। और सेक्सुअल हेल्थ को इतना ज्यादा अंडररेटेड कर रखा है कि उस चीज के बारे में बात नहीं करते और सफरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग कि अब चलो मैं तो ऐसा हो गया। 40 साल पे अगर पेशेंट मेरा आया है और वो बोलते हैं मेरे से कि सर मैं 3 साल हो गए मेरी सेक्सलेस मैरिज है, तो उसके बाद में मैंने अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आपकी वीडियो देखी या मैंने आपके पेशेंट ने बताया तब मैं आपको ये आया हूं आपके पास। सो इस चीज को अगर हम कहें कि थोड़ा और नेचुरल किया जाए, थोड़ा और हेल्दी किया जाए, तो ये बहुत आसान होगा और कहीं ना कहीं हमारे वेलबींग के लिए जो हमारा फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है, वो बहुत अच्छे एंड पे जाएगा। अच्छा डॉक्टर संकल्प जी, अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि लोग हमारे खास तौर पर इंडिया में एक्सपीरियंस के आधार पर ही लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो आपका अनुभव क्या रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि आप वेल नोन आपका नाम है, और मैंने ये भी सुना है कि लगभग 98 ईयर्स की आपकी लेगेसी जो है, आपके लाइक फादर्स फोरफादर्स जो है वो लगातार इसी फील्ड में है। तो आपने तो कई सारे पेशेंट देखे होंगे जो गांव से भी होंगे, जो लाइक मतलब अर्बन क्लास से भी होंगे, जो एलिट क्लास से भी होंगे, जो गांव से भी होंगे। तो क्या क्वेश्चंस आते हैं, आप डील कैसे करते हैं उन लोगों से? सो बेसिकली इट हैज ऑलमोस्ट अ डेकेड जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे फादर डॉक्टर AK जैन जो सीनियर आयुर्वेदाचार्य हैं हमारी क्लिनिक के, तो उनके लेवल पे भी, और मेरे दादाजी जो राजवैद्य डॉक्टर चंद्र कुमार जैन भी, इन सबके 98 ईयर्स से हमने लिटरेचर पढ़े हैं। मतलब आफ्टर डूइंग माय MBBS मैं इस चीज को लेकर आया कि भाई बाबा जी ने बोला कि भाई सबसे पहले अपने केस स्टडीज के ऊपर ध्यान दो, बी अ काउंसलर फर्स्ट। तो मेरे को कम से कम 3 साल तो काउंसलिंग के लिए मेरे को ट्रेन किया गया, उसके बाद में फिर पेशेंट को देखने दिया गया। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हमने देखे हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, जो कि है कि वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते, इनफैक्ट सामने खुलकर नहीं आते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड राय वही है कि हम अपनी OPD में जितने भी पेशेंट पर डे अगर हम 100 केसेस भी देख रहे हैं या ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमने इस चीज को देखा है कि सब लोग एक प्राइमरी प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं कि सर आई डोंट हैव गुड टाइमिंग सिंस लाइक 5 years। मेरे को 5 साल से टाइमिंग की परेशानी है और मेरे को इरेक्शंस की परेशानी है। जब ये सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो मैं सवाल ये करता हूँ 5 साल से कहाँ थे? तो 5 साल से वो थे जो साइड में तंबू लगा के आपने देखे होंगे और ट्रेन से देखे होंगे,
इन सब चक्करों में वो फंस रहे थे। सो आपको इन सब चीजों के लिए मेडिकल राय लेनी चाहिए, एक प्रॉपर जांच करानी चाहिए, एक अच्छे प्रोफेशनल से, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है तो हमें बहुत ही ओपनली बात करनी होगी कि हमारे व्यूअर्स ये समझे कि हाँ, हम उनसे रिलेटेड टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उनके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इस पूरे वीडियो में उनको मिले। हमारा यही मोटिव है। खास तौर पर आपने अभी जिक्र किया टाइमिंग का। जी। बहुत लोग परेशान होते हैं और अक्सर हम सुनते भी है, खासतौर पर जो बॉयज टॉक कहते हैं या फिर बॉयज ग्रुप होते हैं उसमें लगातार बातें होती हैं, लेकिन एक हिचक वहां पर भी होती है। लोग बहुत डरते हैं, लोग बहुत कम बोलते हैं कि आखिर उनकी टाइमिंग कितनी है। लोग कई बार, जैसे कि आपने कहा कि जो तंबू और टेंट लगे हुए हैं वहां पर जाते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो कुछ दवाई ले लेते हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव इंपैक्ट उनकी बॉडी पर डालता है। ये बताना बहुत जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर ये कोई सच में मेजर प्रॉब्लम है टाइमिंग इशू? देखिए, टाइमिंग इशू ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक शादी में एंटर किए हो या लिव इन रिलेशनशिप में एंटर किया है या फिर हम अपने एक इंटीमेट लाइफ में एंटर किया है, बीट एनी एज। अगर मैं 15 साल की भी बात करूंगा, आज की डेट में जो जेनजी है वो 15 साल से एक्टिव है, मैं इसमें 20 साल, 50 साल, 40 साल इन सबको लूंगा। टाइमिंग एक बहुत बड़ा इशू है और ये टाइमिंग का प्रॉब्लम जो बेसिकली रहता है वो वैस्कुलोजेनिक रहता है, ये कोई फिजिकल नहीं रहता है। लोग सोचते हैं कि मेरे हार्मोन खराब हैं, लोग सोचते हैं कि मेरी हेल्थ खराब है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उसके लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, सिमिलर एंड पे पेनाइल ब्लॉकेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको आज हम एक हमारी जिनका ट्रीटमेंट है और बिना दवा खाए ट्रीटमेंट है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा था कि इरेक्टी केयर प्रो एक हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर हम बिना किसी सुई, बिना किसी चीरे के, बिना एडमिट किए हुए इन ब्लॉक्ड वेन्स को ओपन कर देते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पेशाब की नली और वीर की नली बीच में होती है बिल्कुल, उसको वो कंप्रेस कर लेता है। इन टर्न टाइमिंग बेहतर हो जाती है लोगों की, बिना ये सब जो ये वाइग्रास और ये सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल इसको खाए बिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अपने आप को एड्रेस करें। और नॉर्मल टाइमिंग, जिसे हम कहेंगे कि नॉर्मल टाइमिंग क्या है, नॉर्मल टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज में क्या ओवर एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा है, अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर आप एक ग्रुप में भी बैठे हुए हो तो वो बताएगा मैं 40 मिनट चला, मैं 50 मिनट चला। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अतिशयोक्ति अलंकार में ही आएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी एक अच्छी इंटीमेट लाइफ, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ हम मेंटेन तभी कर पाएंगे जब 40 to 50 स्ट्रोक वॉल्यूम्स को हम मेंटेन कर रहे हो विद हार्ड इरेक्शंस। अगर ये चीज होती है तो सामने वाला इंसान, द फीमेल फ्रेटर्निटी आल्सो गेट्स द ऑर्गेज्म, आल्सो गेट्स द डिस्चार्ज। मेल कैंडिडेट भी एक ऑप्टिमम उस पे रहता है, जो कि फोरप्ले और इंटीमेट एक्टिविटीज के साथ 20 से 25 मिनट राउंड उसमें एक वो करता है, 20 से 25 मिनट टाइम लेता है। तो ये जो कहना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये क्या है, टॉपिक है, ओवर एग्जैजरेटेड टॉपिक है, एंड हु नोज क्या किया क्या नहीं किया, क्या बोल रहा है, किसी को नहीं पता। तो देखिए, आप घबराने की जरूरत नहीं है और जो हमारा मोटिव है वो क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर संकल्प जी आपके लिए उपलब्ध हैं। आप कभी भी इनके पास जा सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान जो है वो तुरंत ही ले सकते हैं। अभी आपने कहा कि टाइमिंग की हमने बात की, लेकिन एक बात ये भी होती है कि लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मास्टरबेशन एक ऐसा इशू है जिसको लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं जी। और जैसा कि आपने कहा, जेनजी जो जनरेशन है उसमें एक सवाल ये भी आता है कि इंटीमेसी की भी कोई एज होती है क्या? दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंटीमेसी एक अलग चीज है और मास्टरबेशन एक अलग चीज है। मास्टरबेशन जो जेनजी के लेवल पे चल रहा है या फिर हम मिलेनियल्स के लेवल पे चल रहा है, जो लोग 90s में पैदा हुए थे, अब क्या है, सोशल मीडिया का एक्सेस, अडल्ट कंटेंट का एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे पास उतना एक्सेस नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं अपने फादर के एंड पे चले जाऊं, उनके पास बिल्कुल नहीं था। वॉट एवर इट वॉज टोल्ड, इट वॉज बिटवीन द सोसाइटी। यहाँ पे बच्चे जो कहते हैं कि एक बार करना ठीक है, 2 बार करना ठीक है, अच्छा मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा तुम करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, इन सब चीजों से क्या है, सेक्स एजुकेशन का आधार ही यही डिस्कशन बन गए हमारे। जबकि होना चाहिए एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से एक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, किताबों में लिखा होना चाहिए, जिससे कि आदमी कह पाए ये देखो किताब में लिखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। सो ये जो बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा है सीमन का, जो निकाला जा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर्टली उसको यूज किया जा रहा है, इसी से हमारा आज इंफर्टिलिटी दर बढ़ गए हैं। क्योंकि आज की जो हमारी मिलेनियल्स है वो आज की यूथ है, जो जेनजी है वो कल का यूथ है।
इस तरीके से अगर इंडिया इसी तरीके से लैक करता रहा तो कहीं ना कहीं हम इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो बन ही जाएंगे. सो आई डोंट वांट दैट. और इंटीमेसी की अगर हम एज की बात करें तो इंटीमेसी की कोई एज नहीं है. स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि एक मेल कैंडिडेट में स्पर्म बनाने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया 78-80 ईयर्स तक भी चलती रहती है और लाइफ लॉन्ग भी किसी की चलती रहती है. मोस्ट रिसेंट पेशेंट मेरे 75 ईयर्स ओल्ड हैं. तो वो भी हर चीज कर रहे हैं. और अब इस चीज को थोड़ा सा एस्टोनिशिंग होगा, थोड़ा अचंबा होगा कि हमारी जनरेशन से अच्छी सेक्सुअल एक्टिविटी जो 40 से 50 साल वाले लोग हैं या 55 साल वाले लोग हैं वो लोग कर रहे हैं. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हम आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीजें, बहुत चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी क्या हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, जो कि इंजेक्शन या फिर टाइमिंग पर भी एक इम्पैक्ट डालता होगा? क्या ऐसा है कोई? डेफिनेटली है, क्योंकि आप ओवरटली मास्टरबेट कर रहे हो अगर वन, और अगर जो ये आप ऑर्गेनिक की चीज बता रहे हो, जो ऑर्गेनिक कल्चर चला हुआ है, तो ये नेचुरली पहले हमारे यहाँ था. जो अडल्ट्रेटेड खाना हम खा रहे हैं, जो पाम ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार एक ऑर्डर कर करके, इजी फूड जो ले रहे हैं, सो एवरीथिंग हैज इट्स इफेक्ट. वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड के लेवल पे भी हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहा है, जो कि पाम ऑयल का आपने काफी सुना होगा. हार्ट अटैक्स करने में ये बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि फैटी एसिड्स को इस तरीके से ब्रेक करता है कि वो आर्टरीज में क्लॉग हो जाता है. आर्टरीज में एक प्लेग का रास्ता ले लेता है तो नसें चिपक जाती हैं. इसी वजह से आज हम लोग जो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन इंड्यूस्ड इंफर्टिलिटी है, अच्छी तरीके से सेक्स ना कर पाने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं लोग, ये इन्हीं की वजह है. तो अडल्ट्रेशन कहीं ना कहीं है. डायबिटीज कैपिटल भी हम लोग ऑल टुगेदर बन रहे हैं. बीपी की परेशानियां भी हैं. तो लोगों को अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर तो डाइट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान. अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि हालांकि आपकी पूरी फैमिली इस फील्ड में है, बदलाव क्या आपने कुछ देखा है? बदलाव इन द सेंस कि पेशेंट्स के क्वेश्चन में कोई बदलाव, उनके प्रॉब्लम्स में, उनकी बीमारियों में कोई बदलाव, और जो ट्रीटमेंट का तरीका है, आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर वो किस तरीके से ट्रीट करते थे, आप आज के जनरेशन में जहां पर टेक्नोलॉजी की भरमार लगी हुई है, आप किस तरीके से टैकल करते हैं? सो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, राजवेद पंडित चंद सेन जैन, तो वो ही यूज्ड टू ट्रीट द किंग्स. ठीक है, उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी. दे ऑल्सो नीडेड फिजिशियंस. गट हेल्थ के ऊपर वो बहुत काम करते थे कि पेट का अगर आम दोष, अगर पेट का सिस्टम ठीक रहेगा सब ठीक रहेगा. उस समय ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नहीं थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट भी है गैसोलीन, अगर आपने सुना होगा, बचपन से हम लोग खा रहे हैं, वो प्रोडक्ट उन्हीं ने बनाया, उन्हीं ने आगे उसको लेकर गए, और वो आज सबके लिए, बच्चे, जवान, बूढ़े लोग, सब लोग खा सकते हैं उसको. दैट्स अ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है. अब हम अगर अपने ग्रैंडफादर की बात करें, राजवैद डॉक्टर चंद्र कुमार जैन, वो मेडिकल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहे हैं. वो ओवरऑल गवर्नमेंट हेल्थ की तरफ ज्यादा थे. मेरे फादर जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं, जिन्होंने जो इरेक्टिकेयर प्रो है, जो सिस्टम है, दैट इज अ मेडिकल डिवाइस जिसका हमें अभी अभी पेटेंट भी मिला है पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. तो ये मेडिकल डिवाइस है जो कि नॉन इन्वेजिव तरीका है, एक मेथड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने का, और बिना किसी दवा के यूज से. और आज हम लोग सेक्सोलॉजी और आईवीएफ सेंटर, जो कि सेक्सोलॉजी जो कि आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल में गाइड होता है मेरे फादर डॉक्टर AK जैन के अंडर, और जो आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, जो कि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं. ये दोनों आयुर्वेद और एलोपैथ का सबसे मोस्ट एंशिएंट थिंग एंड द मोस्ट. कि मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या मतलब आयुर्वेदिक, क्योंकि हमने अक्सर ये भी सुना है कि अभी भी मेरे ख्याल से इंडिया में करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लगभग 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो कि आयुर्वेद में बहुत बिलीव करते हैं. अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके घर में होती है तो वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो आयुर्वेद की तरफ जाएंगे. लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का मिक्सचर जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है. वो बेस्ट है. और ऑल टुगेदर एक प्रोटोकॉल जो डेवलप हुआ है आज इतने सालों, आज 98 ईयर्स से हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं. जो भी लिटरेचर है हमने भी पढ़ा है, उसी चीज से हम आज इतने काबिल हुए हैं कि आपके सामने बैठे हुए हैं. बिल्कुल. सो आज आईवीएफ की जरूरत जिसको होती है, क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी आईवीएफ है. अगर लोगों को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के साथ भी आईवीएफ काम कर जाता है, जो हम लोग टीसा एक टेक्नोलॉजी है, टीसा की टेक्निक्स हम लोग करते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस की बात करें तो उसको हम इरेक्टिकेयर प्रो, जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है इरेक्शंस को क्योर करने की, विद इन 2 hours of entering the clinic you are able to see visible results on your penis, visible results on your organ, and आपकी जो नर्व कंडक्शन वाली जो जांचें होती हैं, नर्व कंडक्शन NCVs करते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव दिखती हैं. तो पेशेंट हमसे खुद बोल के जाता है कि सर
this is something new that I'm able to see. अच्छा, प्रॉब्लम्स तो होती होंगी ना, लाइक मतलब कोई पेशेंट आया आपके पास, लाइक थोड़ी हिचक तो पहले शुरुआत में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेना होता होगा Definitely. तो लाइक मतलब क्या वो स्टेप्स होते होंगे या फिर क्या स्टेप होता होगा जब आप उनसे बातचीत करते होंगे, या फिर वो इनिशिएटिव कैसा होता है आपका? सर हिचक इस लेवल की होती है कि लोग मास्कमैन बन के आते हैं हमारे यहाँ, कि ऊपर भी मास्क है नीचे भी मास्क है, ओनली यू कैन सी द कोई आईज, पहचान न ले। कोई पहचान न ले। एंड दीज पीपल आर नॉट जस्ट जनरल पीपल, दीज पीपल आर सेलिब्रिटीज जो कि मुंबई से हमारे पास आते हैं। और उसके बाद में बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर 98 ईयर्स एंड वी आर डूइंग इट सो डिस्क्रीटली कि अगर कोई मेरा पेशेंट सामने अगर बैठा भी होगा ना, या स्टूडियो में भी अगर कोई दिख जाएगा ना, आई वुडंट ग्रीट हिम। ये मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाया है कि यू आर इन दैट सिनेरियो, जो एक सेक्सोलॉजी एक ऐसा सिनेरियो है कि आप उस चीज को नहीं कर सकते, तो ये एक हमारी लिमिटेशन है। तो हिचक इस लेवल की होती है कि लोग हेलमेट तक लगा के अंदर आ जाते हैं। हिचक इस लेवल की होती है कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक एक दो दो और सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको तक आना पड़ता है चेंबर्स में कि उससे बात करें, उसके लेवल पे जाएं, उसकी अगर कोई भी ऐसी चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको निकाल के लेकर आएं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो सके और ऑल टुगेदर ही शुड फील वेरी मच कंफर्टेबल। अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और जो हमने अपना एम्बियंस जो बनाया है क्लिनिक का विद ऑल द वाटरफॉल्स एंड फाउंटेन्स एंड एवरीथिंग, दैट शुड गिव पॉजिटिविटी एंड दैट इज आवर ओनली थिंग इज ये साइकोसेक्सुअल विभाग है। 50% चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं। तो अब तक हमने कई ऐसे फैक्टर्स पर बात कर लिया जो कि आम पब्लिक में बहुत ही ज्यादा लोग बात करते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते, लेकिन हमारा जो मोटिव है वो हम क्लियर कर रहे हैं कि अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम है आपके पास तो आप डॉक्टर संकल्प जी के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि खुद बताया आपने कि राजा महाराजाओं में भी ऐसी समस्या जो है वो सामने आई, प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन है और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन जो है, आपको बिना हर्ट किए, बिना कोई ऑपरेशन किए अगर आपका इलाज हो रहा है तो फिर डरना क्यों है और हिचकना ही क्यों है। मेरा अगला सवाल सर ये था कि मास्टरबेशन की टॉपिक तो अलग ही लेवल पर लोग बात करते हैं, जो जेंजी हैं वो बात करते हैं, हम जैसे लड़के भी बात करते हैं। कई बार टाइमिंग को लेकर हमने बात की, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार चर्चा इस बात की होती है कि कई राउंड अगर आप मास्टरबेट कर लेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ता है, तो क्या ये मिथ है या फिर सच में ऐसा होता है? ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज बॉडी आपकी एक फिजियोलॉजिकल बॉडी है और अगर इजेक्ट आउट करना होगा सीमन या स्पर्म तो अपने आप नाइटफॉल के जरिए हो जाएगा। सबने अपनी लाइफ टाइम में एक ना एक बार नाइटफॉल एक्सपीरियंस किया ही होगा। नाइटफॉल को भी एक बहुत बड़ा मिथ बना दिया गया है, खैर उसको हम लोग बाद में लेकर चलेंगे। यस, सो उसको हम लोग बाद में लेकर चलेंगे। मास्टरबेशन अगर हम बात करते हैं, जो आजकल के बच्चे जो कह देते हैं कि साइज बढ़ जाएगा अगर इतनी बार किया, अगर उतनी बार किया, तो 3 बार 4 बार 5 बार तक एक दिन में वो लोग मास्टरबेट कर रहे हैं। और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारी सीमेन बनाने की प्रक्रिया है, टेस्टिस के ऊपर आप जब टेस्टिस को अब्यूज करोगे तो कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम आपके ऑर्गन पे भी आएगी, बिकॉज पेनिस इज अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, उसमें हड्डी नहीं है, वो नॉर्मली वैस्कुलेचर से बना हुआ है, माइक्रो वैस्कुलेचर से बना हुआ है और मसल से बना हुआ है। तो अगर इसको हम ओवर्टली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे या अब्यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के सेक्सुअल डिस्फंक्शन या फिर इंफर्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा। नेचुरल एंड पे अगर बच्चे कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, अगर 25 साल या 40 साल के लोग भी कर रहे हैं, उनको एक हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 बार इज मैक्सिमम दैट यू शुड डू इन अ वीक एंड 4 बार इन अ मंथ इज वेरी मच रेकमेंडेड। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। लोग अगर बिजी हैं अपने दूसरे पैशंस में, अपनी एनर्जीज को कहीं और इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिम में, कामों में, चीजों में, तो वो भी कर सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी इज नॉट जस्ट फॉर मास्टरबेशन। ये जरूरी है हमें समझना कि हमारी इंटरनल एनर्जी है, इसको हम कहीं प्रोडक्टिव एंड पे लगाएंगे तो हमारा ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ऐसी भी कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इन सब से अगर अलग हटके अगर हम देखें तो कई बार बात इसकी भी होती है कि सेक्स टूल्स पर अगर हम खुलकर बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक हाइप जो है वो क्रिएट किया गया। क्या इन सब का भी इस्तेमाल करना, आज के समय में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं और मार्केट में इनका फ्लो भी बहुत ही ओपन हो गया है, बहुत लोग खुल के इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्या इसका भी इम्पैक्ट कोई नेगेटिव, कोई हेल्थ पर इम्पैक्ट, या फिर ज्यादा यूज करना इज गुड फॉर
लाइक देयर ऑर्गेजम, ऐसा कुछ? देखिए इसके लिए मैं ना अभी इस चीज से मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहूंगा। अभी मोस्ट रिसेंटली एक किताब मैंने लिखी है, फोर प्ले, रोल प्ले एंड राउंड्स। ठीक है, ये किताब का एक वो है, टॉपिक है। तो इसमें भी मैंने इस चीज को वो किया है कि फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा 20 से 25 मिनट की लाइफ होनी चाहिए, 40 मिनट तक भी आप लाके ले जा सकते हो। रोल प्ले इज अ वेरी गुड थिंग। रोल प्ले अगर होता है तो साइकोलॉजिकल जो बूस्टिंग स्टिमुलेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब उस रोल प्ले में अगर आप इन सब गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो या इन टॉयज का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स नॉट एट ऑल बैड। बट अगर इन्हीं चीज को आप अकेले एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दे रहे हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं एक डेफिसिट लेके आएगा, एक गिरावट लेके आएगा। क्योंकि जब दो स्वेट आपस में, दो बॉडीज सिंक करती हैं, दो बॉडीज मिलती हैं, हार्मोन्स एक्सचेंज होते हैं, सो आईज, स्किन टच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टरबेशन में इट इज जस्ट द स्टिमुलेशन जो आपकी आईज कर रही हैं, जो ये सेक्स टॉयज में इसमें स्टिमुलेट कर रही हैं। सो ये इक्विवेलेंट नहीं है। बहुत बार मैंने एक इसमें पोस्ट में भी देखा था, एक डॉक्टर साहब बोल रही थी इसके बारे में कि 21 बार मेरे ख्याल से करना चाहिए, समथिंग वाज देयर सम मास्टरबेशन के ऊपर, समथिंग आई सॉ ऑन द यूट्यूब। सो इस तरीके से कंटेंट भरा पड़ा है। आप सेक्सुअल एक्टिविटी 21 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, लेकिन मास्टरबेशन करना, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर योर हेल्थ, व्हाट इज बैड फॉर योर हेल्थ, एंड जो चीज अच्छी लगती है आप लोग करिए, और जो चीज नहीं ठीक है आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि, या फिर हम सबको ये क्यों लगता है कि अभी भी लाइक 21वीं सदी में, सेंचुरी में भी सेक्स जो है एक अनसॉल्व पजल की तरह है? क्या अवेयरनेस की कमी हो रही है, या फिर पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इन ऐसे टॉपिक्स में? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है कि आप स्कूलों में, सब्जेक्ट्स में इसे ऐड करें, बताएं, क्योंकि तो लाइक क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप सेक्स एजुकेशन को लेकर काम करें। तो ये अवेयरनेस कहाँ पर लैक कर रही है? ये अवेयरनेस देखिए, कहीं हम अगर अपने स्कूल की बात बताएं ना, रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर हमारे यहाँ से गायब कर दिया गया था, टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं इस हिचक में। तो जब ये हिचक उस लेवल पे चल रही है तो हमारे लेवल पे तो आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इसकी बात करें कि सेक्स एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, ये हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि ये चार दीवारियों के बीच में हो रहा है। ये एक्ट एक बहुत ही इंटीमेट एक्ट होता है। ये कहीं ना कहीं एक दो एनर्जीज को एक्सचेंज करने वाला एक्ट होता है। ये सबके साथ नहीं किया जा सकता, इसमें भी चॉइसेस होती हैं कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को कहां लगा रहे हो। इससे भी पावर्स होती हैं कि कितनी उनकी पॉजिटिव वाइब्स आपके ऊपर आ रही हैं। तो ये हमेशा एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें, जितना हेल्दी उसको रखने की बात करें, तो जिस तरीके से एक गवर्नमेंट ने हमारे कैंपेन चलाई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, उसी तरीके से बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट को आप इस तरीके से एजुकेट नहीं कर रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट करनी कैसे आएगी? जो वो अपनी सराउंडिंग देख रहा है, एक डिसरप्टेड फैमिली अगर है, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर मार रहा है या अब्यूज कर रहा है, वही चीज वो आगे चल के रिफ्लेक्ट करेगा अपनी फैमिलियल लाइफ में। सो इट्स ऑल अबाउट द सराउंडिंग्स। आप जितनी अच्छी सराउंडिंग्स एक बच्चे को, लड़के को या लड़की को दोगे, वही चीज आगे हमारा इंडिया का फ्यूचर बनेगा, एंड दैट्स द नीड ऑफ एन आवर। अच्छा, एक और बात कि सेक्स क्या सच में एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करता है, या फिर ये भी एक कहावत, एक मिथ है? सेक्स एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है, एक आपको प्रोडक्टिव एंड पे लेकर जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स इसमें सिक्रीट होते हैं, जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं, जो बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो जो मैकेनिज्म बॉडी का चलता है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो अपने आप में बहुत रिलीविंग है। हमने ओशो साहब को भी देखा था, इसमें उनकी एक किताब आई थी संभोग से समाधि तक। तो ये किताब किस लिए थी? आपको प्रोडक्टिव एंड पे लेके जाने की, कि आपकी एंड कहां पे है, समाधि है,
लेकिन वो चीज आपको फील होता है व्हेन यू आर इजैकुलेटिंग, यू फील लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी वे ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तमाम ऐसी सी बातें थी जिसको लेकर तमाम चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि आपको हिचकना नहीं है, वो जो हेजिटेशन होती है वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर संकल्प आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए, और इन अ बेटर वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे और इन अ वेरी हेल्दी वे. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आप कभी कभी जैसे कि अभी आपने जिक्र किया आईवीएफ का, वो सिचुएशन ही पैदा क्यों होती है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब वो पीरियड आता है, जब कोई पार्टनर जब पार्टनर्स होते हैं, जब वो तैयार होते हैं कि अब हम बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने देखा कि वो हेल्दी फूड भी मतलब हेल्दी खाना खाते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं और स्मोकिंग छोड़ देते हैं, अल्कोहल बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है. तो वो सिचुएशन पैदा कब होती है? क्या बॉडी में, या फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से आईवीएफ तक जाने की जो सिचुएशन है वो बनती है? सो आईवीएफ एक तरीका का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक लैब टेक्निक है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली एक वूम्ब क्रिएट करते हैं अपनी आर्टिफिशियली एक वूम्ब क्रिएट करते हैं अपनी लैब में, बच्चेदानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में. सो यहाँ पे अगर केसेस जो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं, इसमें केसेस जो इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे पुअर एग फॉर्मेशन है, या बच्चेदानी में गांठ है, या कहीं पे ट्यूबल जहां पे प्रॉब्लम्स हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बार बार हो रही है, वहां पे हम आईवीएफ का सहारा लेते हैं. लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये फील्ड बहुत ज्यादा रेगुलराइज्ड नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है. मतलब जो जरूरत नहीं है, लोगों को जिनको जरूरत नहीं है, उनको भी आईवीएफ की तरफ ढकेला जा रहा है. उनको भी आईवीएफ सेंटर अगर चले गए हैं तो आपको आईवीएफ ही किया जा रहा है. इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, बिकॉज जितनी भी इंजेक्टेबल्स, जितनी भी दवाइयां, जितना ट्रॉमा होता है वो एक फीमेल फ्रेटर्निटी को लेना होता है. मेल के एंड पे कोई भी ऐसी दवा नहीं चलती है. अगर आप फर्टाइल हेल्थ के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए फर्स्ट काम करिए, क्योंकि एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ ही एक अच्छे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकती है. और अगर फीमेल्स के एंड पे बात करें, बहुत ज्यादा स्मोकिंग या बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन बिफोर द एज ऑफ 30 कहीं ना कहीं आपको इनफर्टाइल कर रहा है, क्योंकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और उसके रेपरकशंस थोड़े से नेगेटिव ही देखे गए हैं, कभी भी उसके पॉजिटिव नहीं देखे गए. सो हम जैसा कि यूके का एक स्लैब फॉलो करते हैं गायनी में, तो उस चीज को भी हम देखते हैं कि यूके में भी इस इनफर्टिलिटी दर बढ़े, हमारे यहाँ भी इस चीज के दर बढ़े, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस्ड है. तो हमें थोड़ा सा अपनी रीजनल के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से इस चीज को एड्रेस करना चाहिए. और मेरे ख्याल से आईवीएफ की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बिकॉज हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन. अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंट होता है कि शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत जाते हैं गूगल पर और वो सर्च करते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, वो मेडिसिन लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं. ये कितना सही है? बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के अगर आप गूगल पर जाकर ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि शायद वो आपके ऊपर गलत इंपैक्ट डाल दे. सर देखिए, अगर ये चीज ठीक होती ना, तो 1 साल तैयारी करी, 5.5 साल एमबीबीएस किया, 3 साल उसके बाद सारे डॉक्टर्स हैं 3 साल एमडी कर रहे हैं, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. हमारी जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट ही डॉक्टर बन के बैठ सकता है. इसी को कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना. हाफ इंफॉर्मेशन, हाफ नॉलेज इज डेंजरस. ये ओवर द काउंटर्स जो ड्रग्स मिल रहे हैं, जो कि सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, डेपोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन एंड व्हाट नॉट, ये सब कार्डियोलॉजिस्ट लोग यूज करते थे इन दवाओं को. ये हार्ट के फंक्शन को बहुत तेज कर देती हैं. इसीलिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने कभी इस चीज को खाया भी है, टाडालाफिल भी अगर खाई है, 100 mg वाइग्रास खाई है, तो उनके सर में दर्द, आंखों में रेडनेस, तो ये सब चीजें एक साइड इफेक्ट है इसका. लेकिन जो एक ऑर्गन है, अगर उसकी फूलने की क्षमता इतनी है, अगर वाइग्रा उसको इतनी कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं जब ये नॉर्मली आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाओगे वो इतनी ही रहेगी, तो आपका पेनिस इंटर्न फ्लैसिड कंडीशन में चला जाएगा, लूज कंडीशन में चला जाएगा. तो आप इन दवाओं को खुद से खा के अपनी प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो. इसके बाद में सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा रह जाता है. इसीलिए आप सबसे एक चीज कहना है
कि डॉक्टर अगर डिग्री लेकर आया है, अपने एक्सपीरियंस से आया है, तो वो आपका वेट, आपकी हाइट, आपका बीएमआई, आपका बीएसए, आपकी ओवरऑल जांचों को देखकर ही आपको कुछ भी प्रिस्क्राइब करता है। अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन कोई भी डॉक्टर नहीं देता। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं सेक्स। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है, और कई सारे ऐसे मिथ हैं जिनको अभी खत्म कर रहे हैं डॉक्टर संकल्प जी। सवाल मेरा ये है कि हम ये देखते हैं कई जगहों पर कि जो आईटी सेक्टर्स हैं या फिर अलग अलग सेक्टर्स हैं, आप डिफेंस की बात कर लीजिए, आप आईटी की बात कर लीजिए, जो मशीनरी के बीच में काम कर रहे होते हैं उनके बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनके सेक्स लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो डिफेंस में लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है, वहां के वेदर से भी उनकी बॉडी पर, उनके सेक्स लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या एक मिथ है, या अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो बेसिकली अगर हम सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें ना, आईटी सेक्टर की पहले बात कर लेते हैं कि हम पूरे टाइम एक वाईफाई जोन में बैठे हुए हैं, पूरे टाइम अपने फोन्स के, जो कि एक मैग्नेटिक सिग्नलिंग होती है, टेक्निक्स, उन्हीं के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, फोन पे वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम पूरे टाइम इस चीज के इफेक्ट के अंडर रहते हैं, इन रेडिएशंस के अंडर रहते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो ऑल्टर कर जाता है। बिकॉज अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, दो मैग्नेट की भी बात करें, एमआरआई जिसमें एक टेक्निक है, तो एमआरआई जब आपके बॉडी के अंदर, ये सब एमआरआई टेक्निक किस चीज की है? मैग्नेट्स की। तो जब मैग्नेटिक रेजोनेशन, जब एमआरआई आपकी पूरी बॉडी के अंदर तक आपको विजुअलाइज कर सकती है, तो क्या ये जो रेडिएशंस हैं, क्या आपके बॉडी के अंदर नहीं जा रही होंगी? ऑब्वियसली जा रही हैं, और इसका हार्मोनल फंक्शन, जो ब्लड फ्लो है, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रही हैं। इसी वजह से जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं, जो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, जो रेडिएशंस में रहते हैं, उनको, आईटी प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि सर एट द एज ऑफ 30, 32, 35 वो लोग कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसफंक्शन फील कर रहे हैं और एक डिसरप्टेड फैमिली का शिकार हो रहे हैं। बिकॉज उनको समय भी नहीं है, सुबह से निकले और शाम को वापस आए, सिर्फ सोने तक का समय रह जाता है उनके पास। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमको एड्रेस करनी पड़ेगी, और कंपनीज को भी एड्रेस करनी पड़ेगी कि सेक्सुअल हेल्थ को भी एक मापदंड बनाएं, क्योंकि एवरी ईयरली, 6 मंथली हर चेकअप्स होते हैं, ऑप्थाल के चेकअप्स होते हैं। हमारी कंपनी में भी इस चीज के मापदंड हैं, हम हर तरीके से CSRs करते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पे सेक्स की बात करें, उस फंक्शन की कोई नहीं बात करता है। जैसे हमारे पे पेशेंट्स भी आते हैं डिफेंस के, वो अपनी पोस्टिंग हायर ऑल्टीट्यूड्स में करके आते हैं, बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी में करके आते हैं। और अगर नॉर्थ का कोई भी पेशेंट है या नॉर्थ का रहने वाला है, उसको इतनी सर्दी झेलने की क्षमता कम है उसमें, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने घर जाके परफॉर्म नहीं कर पाता। और उसकी मनोदशा क्या होगी जो 4 महीने ड्यूटी करने के बाद में 2 महीने जब घर जा रहा है, उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसको हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इसी चीज के लिए हम अपनी इरेक्टी केयर प्रो, जो हमारा पेटेंट है, इस चीज को हम आगे लेकर जा रहे हैं कि इस चीज से अगर नॉन इन्वेजिव तरीके से, बिना कोई गोली खाए, अगर इस हेल्थ को हम केटर कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं आज इतने सालों से, और अगर हम मास लेवल पे इस चीज को अगर लेकर आएंगे, हमें लगता है कि हम काफी सक्सेसफुल होंगे और हमारा इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ये अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर संकल्प जी ने बताया कि इसका भी सॉल्यूशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं ये एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया गया है, या फिर अब जब आप डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड की बात करते हैं, तो आप टेक्निक्स की बात करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आप मशीन्स की बात करते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि AI और रोबोटिक्स जो है, रोबोट जो है, वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और लोग प्रेफर भी इन्हें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या सेक्स लाइफ में, या फिर जो सेक्स की लगातार बातें होती हैं, क्या इनका फ्यूचर भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जहां पर AI और रोबोट्स होंगे? देखिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए इसके ऊपर लोग काम कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ दवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं हमारी बात करूं, डॉक्टर AK जैन क्लिनिक मोस्ट रिसेंटली, विद इन दिस 2 महीने पहले, हम लोग AI एनेबल्ड हो गए हैं।
हमारी क्लिनिक में पूरा एआई सिस्टम्स के थ्रू जांचें की जाती हैं। बहुत बड़ी कंपनी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जिनके थ्रू हम एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक सीमेन एनालाइजर, एक सीमेन की रिपोर्ट, पहले एक माइक्रोस्कोप एक आदमी करता था बैठ के, अब सीमेन की रिपोर्ट इतना इजी है कि एक ड्रॉप आप डालिए और उसके बाद मशीन में वो करिए। वो मशीन किसी बिजली से भी कनेक्टेड नहीं है और आपकी वो एआई जनरेटेड रिपोर्ट 5 मिनट में मेरे स्क्रीन पे होती है। सो फ्रॉम द टाइम यू एंटर द क्लिनिक और अपना सैंपल आप देते हो, आप 5 मिनट में जब तक मेरे पास आते हो, आई हैव योर होल प्रोफाइल विद इन माई स्क्रीन। सो ये कहीं ना कहीं एआई एनेबल करना और इनोवेशंस की तरफ जाना बहुत जरूरी है। रोबोटिक्स की अगर बात करें, सो सेक्सुअल डिसफंक्शन का रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। हम जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसको आई डोंट नो कितने साल लगेंगे, हमें थोड़ा समय लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन आज हम फिजिकल मनूवर से भी जो प्रोसेसेस कर रहे हैं अपनी क्लिनिक में, उससे हमें जितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर हम इन सब चीजों को रोबोटिक्स में ला दें तो आदमी की शर्म खत्म हो जाएगी। आप एक ऐसे रूम में एंटर करोगे जहां आपकी पेनाइल थेरेपीज नॉन इन्वेजिव एंड पे, बिना कोई सुई या बिना कोई चीरे पे, बिना कोई सुई या बिना कोई चीरे के एक रोबोट उस लेवल पे आपको ट्रीट कर रहा होगा। और अगर रोबोटिक सर्जरी आ सकती है तो रोबोटिक सेक्सुअल हेल्थ क्यों नहीं है? ये सक्सेसफुल कितना हो सकता है? मतलब जैसे एक रेशियो होता है ना, एक परसेंटेज होता है, आपको क्या लगता है? सो बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक होता है एंजियोजेनेसिस, एक होता है न्यूरोजेनेसिस। क्योंकि एक पेनिस, एक ऑर्गन, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारी नर्व से बना हुआ है, बहुत सारी आर्टरीज और वेन से बना हुआ है। तो यहां पे जब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो उन ब्लॉकेजेस को रिवाइव जैसे ही हम कर देते हैं तो एंजियोजेनेसिस, जो कि नई नसें बनाने की प्रक्रिया है, जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो चालू हो जाता है। तो उससे हमें नेचुरल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और न्यूरोजेनेसिस, जिसमें हम कहीं पे एक प्रोटोकॉल है हमारा आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, जो कि हम क्वाड्रियन प्लस कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर्स कंसल्टेशन पे जो भी उसकी जरूरत होती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मेरे डायरेक्ट डॉक्टर AK जैन जो मेरे फादर हैं उनके अंडर से आता है। उनकी जो ब्रांड है अरुण वेदा, हिज नेम इज अरुण कुमार जैन, सो इट्स हिज वेदा, सो इट्स अरुण वेदा। सो अरुण वेदा से हम इस चीज को डायरेक्ट करते हैं कि ऑथेंटिक अच्छी दवाइयां पेशेंट तक पहुंच सकें और कहीं पे भी उनको फ्रॉड का सामना ना करना पड़े, जो हमारे नाम पे आजकल लोग कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इस टेक्निक से जो एंजियोजेनेसिस और न्यूरोजेनेसिस है, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर है और एक मैग्नेटिक ट्रांसडक्शन प्रोसीजर भी है, वो भी आगे इसका फ्यूचर होने वाला है। तो देखिए, हमने कई सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर बात की है। अब सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ बात कर रहे हैं जेन्युइन चीजों की। कई सारे ऐसे लोग हैं कि वो जाते हैं, अगर आपसे मुलाकात करना चाहें तो वो किस तरीके से आप तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम देख पाते हैं कई जगहों पर लोग रास्ता सही पकड़ते हैं लेकिन गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर आप तक चाहता है पहुंचना, तो जरिया क्या होगा? ये बहुत बार मैंने देखा है और बहुत बार सुना भी है पेशेंट से कि वो कहीं और चले गए, वो डाइवर्ट हो गए, या फिर उन लोगों ने फोर्सफुली उनको बुला लिया, या फिर किसी ने व्हाट नॉट। सो सारे डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एक डिग्री लेके आज बैठे हुए हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं मोस्टली, मैं उनके लिए बात करूंगा, अगर वो आज एक एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर डॉक्टर AK जैन क्लिनिक की बात की जाए तो हम बहुत ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पेशेंट के लिए भी आस्क डॉक्टर जैन एक प्लेटफॉर्म है हमारा, उस पे आपको जो लखनऊ और यूपी इंडिया जिस 98 इयर्स की लेगेसी के लिए जाना जाता है, जिसकी मैं डॉक्टर संकल्प जैन 4th जनरेशन हूं, आप आस्क डॉक्टर जैन से, या फिर लखनऊ में मेन जो हार्ट ऑफ द सिटी है वो है अटल चौक, और हार्ट ऑफ द सिटी बिल्कुल अटल चौक पे डॉक्टर AK जैन क्लिनिक है। चारबाग में भी डॉक्टर AK जैन क्लिनिक है, जो कि सबसे पुरानी क्लिनिक है, आज 98 इयर्स ओल्ड। और आज हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को लेकर पूरे भारत में ही नहीं, जो कि हम मुंबई से भी अगर पेशेंट आता है बहुत बार डाइवर्ट हो जाता है, तो इन सबको हम यही बताना चाहेंगे, askdrjain.com एंड arunveda.com। ये दोनों हमारे
ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके अलावा कहीं पे भी पेमेंट करना या हमारे वीडियोस भेज के या नाम से अपॉइंटमेंट लेते हैं लोग, इसको करना आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रॉड एक तरीके से हो सकता है। और लखनऊ में हम कहीं, लखनऊ के अलावा हम कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हैं। लोग बनारस भी जा रहे हैं, हमारे नाम से क्लिनिक्स खुली हुई हैं, लोग बहुत जगह जगह खुली हुई हैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि कहीं ना कहीं दुबई में भी इस चीज का एक इनकलकेशन हुआ है हमारे नाम का। सो लेगेसी इज आर्स, लेगेसी डिफरेंट है। लोग, बहुत सारे मेरे परिवारजन भी इसके हिस्सा हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपको अगर हमसे मिलना है, डॉक्टर AK जैन से मिलना है, डॉक्टर संकल्प जैन से मिलना है या हमारी टीम से मिलना है, आप इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले सकते हैं या हजरतगंज हमारा जो कि इंस्टीट्यूशन है उसमें आप आ सकते हैं। तो ये था एक ऑथेंटिक इंटरव्यू और ये थे डॉक्टर संकल्प जैन, जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं और आखिर किस किस प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है वो भी इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात कि जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे थे वो था सेक्स, वो था सेक्स अवेयरनेस, वो था सेक्स एजुकेशन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स सेक्स से जुड़ी हुई अगर आपको आती हैं तो डॉक्टर संकल्प जैन आपके लिए है, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।